हम फिर से हाजिर हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है इस चैप्टर का जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी ज़रूरी है जो कि हम 9th क्लास में भी पढ़े हैं, उससे पहले की क्लासों में भी हो सकता है आपने पढ़ा हो। ठीक है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास का मतलब होता है वेट या वजन या फिर द्रव्यमान जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वो कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है मतलब वो चेंज नहीं होता, पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को समझना है ना, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, भाई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो रिएक्टेंट हैं उस रिएक्टेंट की जो खासियत है वो क्या होते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो बनते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना वो नष्ट होते हैं। ठीक है, तो मैटर जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब मैटर कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा दोस्तों, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। जितना मास आपने रिएक्टेंट को रिएक्शन कराते समय इस्तेमाल किया है उतना ही मास, उतना ही वजन, उतना ही वेट किस तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ भी होगा। तो जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है, मास हमेशा कंजर्व होता है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो मैटर जो होता है क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट इज़ ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर। फॉर्म चेंज हो सकती है, बाकी जितना वेट, जितना मास, जितना इस तरफ रहेगा उतना ही प्रोडक्ट की तरफ भी रहेगा। तो जितना रिएक्टेंट में टेक पार्ट समय अपन लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट में भी अपने को मास मिलेगा। ठीक है, तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस मीन्स दैट द टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है। बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल मास। ठीक है, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड टोटल मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। हो सकता है प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो, कई बार एक होता है, कई बार 2-3 प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितने टेक पार्ट किए थे, जितने रिएक्टेंट में मिले थे हमको मास, उतना ही मास कितना मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा, वो भी टोटल मास। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब आते हैं, आपने केमिकल रिएक्शन तो समझ ली, हमने एक एग्जांपल भी लिखा था, शायद आपको याद हो, वो एग्जांपल था NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl। क्या ये रिएक्शन आप जानते हो, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। ये अमोनिया जो है ये एक्वस फॉर्म में होता है, HCl भी एक्वस फॉर्म में होता है और ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। तो मैंने यहाँ पर ये बताया था कि ये दोनों की रिएक्शन होती है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये जो बना है ये प्रोडक्ट है। ये अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन हुई तो ये बना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है हम ऐसा क्या देखेंगे जो हमको पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे पता चलेगा। तो अपन विजुअलाइज करेंगे, कुछ देखेंगे उसमें, तभी तो बोलेंगे कि हाँ भाई दो रिएक्टेंट मिले होंगे और एक प्रोडक्ट बना होगा, या 2 रिएक्टेंट मिले होंगे, 2-3 प्रोडक्ट बने होंगे। तो ऐसा क्या हुआ होगा जिससे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसलिए हमको इनका कैरेक्टर्स जानना पड़ेगा, ऐसा क्या हुआ है केमिकल रिएक्शन में जो हमको पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला है चेंज इन कलर। हो सकता है हमने एक रिएक्टेंट लिया, दूसरा रिएक्टेंट लिया, दोनों को मिक्स किया तो उनका कलर बदल जाए। ठीक है, तो जो कलर रिएक्टेंट के साइड में होगा वही कलर प्रोडक्ट के साइड में भी होगा। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, सॉरी वो कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि कलर चेंज हो गया है। ठीक है,
तो पहला चीज है कलर, या तो वो कलर बदल जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने ए लिया बी लिया, दोनों को मिक्स किया, प्रोडक्ट बना ए बी, तो जो ए का कलर है जो बी का कलर है उनसे डिफरेंट कलर बन गया जो सी प्रोडक्ट बना है आपका। तो जो प्रोडक्ट बना है उसका कलर और रिएक्टेंट का कलर अलग अलग होंगे, है ना। तो कलर चेंज हो जाएगा जब भी रिएक्शन होगी, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आपने कभी ध्यान दिया दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा जो खीले होते हैं, जो कील होती है लोहे की, उसमें जब जंग लग जाती है वो जंग का कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आयरन का जब ऑक्सीडेशन होता है, जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, तो जब भी आयरन का ऑक्सीडेशन आप देखोगे तो उसमें उसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कलर है वो चेंज हो जाता है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कई बार कलर चेंज हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हुई होगी तभी कलर चेंज हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस, ठीक है। इसमें हम चार चीज पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर एक्वस, ठीक है। ये चार फेजेस होती हैं किसी भी मैटर की, या तो वो सॉलिड होगी, या तो वो लिक्विड होगी, या तो वो गैस होगी, या तो वो एक्वस फेज में होगी, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट, तो स्टेट आपका बदल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट बदल जाएगा। हो सकता है जो ये दोनों रिएक्टेंट हैं उनका स्टेट कुछ और हो सकता है वो सॉलिड हो या गैस हो सकता है वो सॉलिड या लिक्विड हो और मिक्स होने के बाद गैस बन रही हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें जैसे एक्वस है तीनों, तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हो सकता है और केमिकल रिएक्शन होगी जिसको देख के हम जानेंगे कि जैसे चेंज इन स्टेट होगा तो सॉलिड से लिक्विड बदल जाएगा, लिक्विड से गैस बदल जाएगा, गैस से एक्वस हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने से, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, लिक्विड से गैस जाएंगे, ठीक है। फिर गैस से लिक्विड आएंगे, लिक्विड से सॉलिड आएंगे, ठीक है। कई बार सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी बन जाती है, डायरेक्ट गैस से सॉलिड भी बन सकता है। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे अगर सॉलिड से लिक्विड बना तो इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विड से गैस बना तो इसको बोलते हैं गैसिफिकेशन, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया तो इसको बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन नहीं बोलेंगे एक्चुअल में, उसको एक टर्म है मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस जो बनता है, ठीक है ना, सॉलिड से अगर कोई चीज़ डायरेक्ट गैस बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे। भाई लिक्विड से गैस में जा रहा है तो गैसिफिकेशन हो सकता है, या सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस बन रही है, सॉलिड से अगर कोई चीज डायरेक्ट गैस बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। समझे दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अगर कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है, ठीक है ना, सॉलिड से अगर कोई डायरेक्ट गैस बन रही है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना। जैसे आपने कपूर जलते हुए देखा होगा, तो जब कपूर को हम जलाते हैं तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, वो सीधा गैस में बदल जाता है। तो सॉलिड सीधा किस में चेंज हो गया, गैस में। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसके सारे स्टेट में कैसे चेंज होता है उसको अपन डिटेल से समझेंगे, अभी तो मैं जस्ट आपको पॉइंट बताने के लिए कर रहा हूँ। फिर आता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, होता है ना दोस्तों, जैसे दो चीज़ को मिलाने से अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, या तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है या तो टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो टेम्परेचर कम भी हो सकता है और टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। तो इस केस में अपन दो चीज़ें इंक्लूड करेंगे, उसमें दो रिएक्शन आएंगी। पहला है एंडोथर्मिक और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों एक्सोथर्मिक। ये दो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक मतलब हीट आप दोगे तभी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी। मतलब अगर रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होगी तो अपन बोलेंगे एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज। और यहाँ क्या होगा दोस्तों, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा,
एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अगर आप दो रिएक्टेंट को मिलाते हो और गैस निकलती है, मान लो एकदम गर्म हो जा रहा है वो, तो गर्म हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो एक्सोथर्मिक हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। अगर हमने मिलाया और वो बर्फ़ जम गई या कुछ सॉलिडिफिकेशन हो गया या फिर टेम्परेचर कम हो गया, तो उस समय अपन क्या बोलेंगे, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे जब हम पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में अपन क्या करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, जैसे हमने 2-3 चीज़ें देखेंगे जिसमें अपन एक सॉलिड के ऊपर अगर लिक्विड डालते हैं तो गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक हम पॉइंट जान सकते हैं इसके बारे में कि जब गैस रिलीज होगी तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पर कि गैस रिलीज होगी, इसका मतलब क्या हो, केमिकल रिएक्शन में अपन समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आता है जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का बहुत अच्छा एग्जांपल बोल सकते हो दही का जमना। दही का जमना, दही में क्या होता है, दही में हम लोग थोड़ी सी दही लेते हैं, जमाते हैं तो उसमें दूध डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया का उसमें बोलना चाहिए, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है। तो जो उसी सॉलिड को अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, और छेपड़ बोलते हैं हिंदी में। इसका भी अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन हुई है। तो वहाँ तो केमिकल रिएक्शन, वहाँ तो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं, और ये दही जो है ये एक्चुअली क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो ये पांचों चीज़ों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में, बस इतना ही। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।